नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक फ्रेश सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम बेसिक क्लास चालू करते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक वस्तुओं तथा आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र की सबसे सरलतम परिभाषा दिया है दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कहते हैं आर्थिक वस्तुओं तथा आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक है दोस्तों एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक वस्तुओं व आर्थिक सेवाओं के माध्यम से, आर्थिक वस्तुओं व आर्थिक सेवाओं के माध्यम से, आर्थिक वस्तुओं व आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना, आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना, आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। यहां पर दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा है दोस्तों आर्थिक वस्तुओं व आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। करना अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र कहलाता है। यह है दोस्तों अर्थशास्त्र की सरलतम परिभाषा। इसको समझते हैं दोस्तों कि एडम स्मिथ ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा है दोस्तों आर्थिक वस्तुओं व आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए यहां पर आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवा का मतलब क्या है? आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवा का मतलब क्या है? अर्थात जिनका उत्पादन किया जाए, अर्थात जिसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों, या जिसका मूल्य सृजन किया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवा। तो यहां पर जिनका उत्पादन किया जाता है, जिनका उत्पादन किया जाता है दोस्तों, या जिनका मूल्य सृजन किया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवाएं। यहां पर हम दो चीजों का मूल्य सृजन करते हैं दोस्तों। एक होती है वस्तु, यदि किसी वस्तु का मूल्य सृजन कर दिया जाए तो वो कहलाएगी आर्थिक वस्तु। यदि किसी सेवा से अगर हम मूल्य का सृजन करते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों आर्थिक सेवा। अर्थात जिस वस्तु या सेवा का मूल्य सृजन किया जाता है उसे कहते हैं आर्थिक वस्तु या आर्थिक सेवा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात जिस वस्तु व जिस सेवा का उत्पादन किया जाए
और यहां पर उत्पादन से मतलब है दोस्तों मूल्य सृजन करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई वस्तु बनाया दोस्तों, आपकी इसमें लागत आई है 10 रुपए की, लेकिन उसमें आपने 5 रुपए ऐड करके उसे बेचा दोस्तों किसी व्यक्ति को 15 रुपए में, अर्थात आपने 10 रुपए लागत के बाद 15 रुपए में जब उसको बेचा तो यही 5 रुपए का जो आपको प्रॉफिट या लाभ हुआ है दोस्तों, अर्थात आपने उस वस्तु का मूल्य सृजन किया। तो वो वस्तु अब कोई साधारण वस्तु नहीं कहलाएगी दोस्तों, बल्कि वो कहलाएगी आर्थिक वस्तु। उसी प्रकार से आपने किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान किया। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने दोस्तों एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि शिक्षा का एक माध्यम है दोस्तों, यह भी एक सेवा का एक माध्यम है। मान लीजिए आपने 10,000 के लागत पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया, लेकिन आपको दोस्तों 15,000 रुपया इससे प्राप्त हुआ, अर्थात आपने 5,000 रुपए का मूल्य सृजन किया। तो इस प्रकार की सेवा को कहते हैं दोस्तों आर्थिक सेवा। अर्थात जिस सेवा से आप मूल्य का सृजन करते हो दोस्तों, तो वो सेवा कोई साधारण सेवा नहीं कहलाएगा, कहलाएगा आपका आर्थिक सेवा। अर्थात उत्पादन का सिंपल मतलब होता है दोस्तों मूल्य का सृजन करना। यहां पर लिखा गया है दोस्तों आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवा। आर्थिक वस्तु का मतलब होता है जिस वस्तु का उत्पादन किया जाए या जिस वस्तु का मूल्य सृजन किया जाए उसे कहेंगे आर्थिक वस्तु। आर्थिक सेवा का मतलब है जिस सेवा का उत्पादन किया जाए या जिस सेवा का मूल्य सृजन किया जाए उसे कहेंगे दोस्तों आर्थिक सेवा। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों मांग व पूर्ति। मांग व पूर्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई। देखिएगा, मांग का मतलब होता है यदि बाजार में, और यह क्रिया का संपादन होता है दोस्तों बाजार में, अर्थात मार्केट में, मार्केट स्पेस में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी वस्तु की मांग आती है और यदि आप उस वस्तु की पूर्ति करते हैं दोस्तों, तो यही क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया। अर्थात मांग व पूर्ति के कंसेप्ट से जन्म होता है दोस्तों आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवाओं का। इसलिए कहा गया है कि आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया अर्थात मांग व पूर्ति का संपादन करना आपका कहलाता है दोस्तों अर्थशास्त्र। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मांग व पूर्ति हम इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं दोस्तों बाजार में। बाजार वह स्थान होता है जहां मांग व पूर्ति की क्रिया का संपादन किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने एक सरल परिभाषा दिया है दोस्तों अर्थशास्त्र का। आर्थिक वस्तुओं तथा आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संपादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है दोस्तों। आर्थिक वस्तु व आर्थिक सेवाओं का मतलब है जिस वस्तु का उत्पादन किया जाए या मूल्य सृजन किया जाए उसे आर्थिक वस्तु कहते हैं, जबकि जिस सेवा का उत्पादन किया जाए या उसका मूल्य सृजन किया जाए उसे आर्थिक सेवा कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं से मतलब है मांग व पूर्ति से, और बाजार से मतलब है दोस्तों जिस स्थान पर मांग व पूर्ति के आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं बाजार। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों आर्थिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमने देखने जा रहे हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बांटा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन के आधार पर या कार्य के आधार पर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में हमने क्लासिफाइड किया है दोस्तों। पहला,
उत्पादन के आधार पर या कार्य के आधार पर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पहले हमने बांटा है दोस्तों उत्पादन या कार्य के आधार पर, उसके बाद हम बांटेंगे दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दोस्तों नियोजन या रोजगार के आधार पर, नियोजन या रोजगार के आधार पर, नियोजन व रोजगार के आधार पर। इसके बाद है दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम तीसरे भाग में इसको क्लासिफाइड करेंगे दोस्तों। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम 3 प्रकार से देख रहे हैं। पहला उत्पादन या कार्य के आधार पर, दूसरा नियोजन या रोजगार के आधार पर, और तीसरा है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। देखिएगा, उत्पादन के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें से पहला है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, जिसको में से हम पहला कहते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है दोस्तों प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र। इसको हम अभी आगे दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र कहता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में मैंने कहा है दोस्तों कि जिसमें कच्चे माल जो प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे प्राकृतिक संसाधनों से। तो इसका प्रमुख एग्जांपल है दोस्तों कृषि तथा उसे संबंधित क्षेत्र, अर्थात कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सबको सम्मिलित किया गया है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, और आपका है दोस्तों वानिकी। तो इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आता है दोस्तों अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में उत्पादित किया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले लिया जाता था दोस्तों खनन एवं उत्खनन को। खनन एवं उत्खनन अर्थात माइनिंग। यहां पर दोस्तों इसका मतलब यह है कि जमीन को खोदकर हम खनिज की प्राप्ति करते हैं। जमीन के अंदर होता है दोस्तों चट्टान, और चट्टान से हमें खनिज की प्राप्ति होती है, जैसे कि मिनरल्स की प्राप्ति होती है दोस्तों, जैसे कि लौह अयस्क, जैसे कि हमें टीन प्राप्त होता है दोस्तों टीन के अयस्क के फॉर्म में। तो इस प्रकार से कई सारे हम धातु अयस्क प्राप्त करते हैं दोस्तों खनिज के माध्यम से, आपके चट्टानों से। तो यहां पर दोस्तों खनन एवं उत्खनन जिसको पहले लिया जाता था दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर भी प्राकृतिक संसाधनों को जैसे कि खनिजों को, अयस्कों को दोस्तों हम चट्टानों से प्राप्त करते हैं, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण में खनन एवं उत्खनन को रखा गया है दोस्तों द्वितीयक
क्षेत्र में। जैसे कि भारत सरकार एनएमडीसी के माध्यम से, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से दोस्तों भारतवर्ष में खनिजों का उत्खनन करती है। जैसे कि आपकी कोल इंडिया लिमिटेड जो संपूर्ण भारतवर्ष में कोयले का उत्खनन करती है, अर्थात किसी ना किसी अयस्क या खनिज का उत्खनन करती है। यह सबको रखा गया है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण में जो उत्खनन के कार्य होते हैं दोस्तों, ये भी उद्योग का एक रूप है। जैसे कि एनएमडीसी, सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपके खनिजों का उत्खनन करने वाली एक संस्थान है, सीएमडीसी, एनएमडीसी, और आपका भारत सरकार का है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था का या वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। अर्थात द्वितीयक क्षेत्र को दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहां पर इसके एग्जांपल्स है दोस्तों खनन एवं उत्खनन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले खनन एवं उत्खनन को रखा जाता था दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में से रखा जाता है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र में। अर्थात खनन एवं उत्खनन है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। तो खनन एवं उत्खनन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों खनन एवं उत्खनन। इसके बाद है दोस्तों निर्माण। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग निर्माण करना, उद्योग का निर्माण करना। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि वस्त्र निर्माण कंपनी, आपकी लौह एवं इस्पात उद्योग, साबुन उद्योग, जितने भी उद्योग है दोस्तों वो सब आएंगे आपके द्वितीयक क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक क्षेत्र में आता है दोस्तों विद्युत उत्पादन, जल एवं गैस आपूर्ति। तृतीयक क्षेत्र में आता है दोस्तों अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार की सेवाओं का सृजन किया जाए। अर्थात तृतीयक क्षेत्र पूर्णता है दोस्तों सेवा क्षेत्र। जैसे कि इसका एग्जांपल है दोस्तों बीमा कंपनी, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, परिवहन एवं संचार, व्यापार एवं भंडारण, ये सब आती है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नियोजन एवं रोजगार के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इस प्रकार से नियोजन या रोजगार के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला है आपका संगठित क्षेत्र, जिसमें से पहला है आपका दोस्तों संगठित क्षेत्र, दूसरा है दोस्तों असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियोजन एवं रोजगार के आधार पर दोस्तों अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र और दूसरा है दोस्तों असंगठित क्षेत्र। देखिएगा संगठित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों ऐसा कोई भी संस्थान जिसका सरकार के द्वारा पंजीयन किया गया हो, ऐसा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों संगठित क्षेत्र। अर्थात यहां पर कार्य करने वाले समस्त एम्प्लॉइज या समस्त कर्मचारी या मजदूर संगठित मजदूर या संगठित कर्मचारी कहलाते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र ऐसे कोई भी कार्य क्षेत्र जिसको गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, यह कहलाएंगे दोस्तों असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी या मजदूर ये कहलाते हैं दोस्तों असंगठित कर्मचारी या असंगठित मजदूर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों संगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों इनके जॉब को सिक्योर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का जो जॉब होता है दोस्तों ये सिक्योर नहीं होता, ये सुरक्षित नहीं होता। अर्थात संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का जो जॉब होता है दोस्तों वो सुरक्षित व नियमित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर या कर्मचारियों का जो जॉब होता है दोस्तों, जो कार्य होता है वह नियमित, वह अनियमित, वह असुरक्षित होता है। यहां पर असंगठित क्षेत्र में जो कार्य होता है दोस्तों ये जनरली वर्तमान दृष्टिकोण में ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत
होता है। जबकि संगठित क्षेत्र में भी आता है दोस्तों सरकारी जॉब प्लस निजी कंपनियां, ऐसी निजी कंपनियां जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी के आधार पर कार्य करती है और उनसे पंजीकृत रहती है, वैसी निजी कंपनियां भी आती है दोस्तों संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहां पर संगठित क्षेत्र कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें सरकारी कंपनियों के साथ साथ, सरकारी जॉब के साथ साथ दोस्तों आएगा निजी जॉब भी आएगा, प्राइवेट जॉब भी आएगा। निजी जॉब के साथ साथ जो सरकारी जॉब के साथ साथ दोस्तों प्राइवेट जॉब भी आएगा, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी आएगा। जैसे सरकारी जॉब में आप ले सकते हैं दोस्तों एनटीपीसी, एनएमडीसी, छत्तीसगढ़ सरकार का सीएमडीसी, आपका एसईसीएल भारत सरकार का कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, या निजी क्षेत्र में दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, आपका टाटा में अगर आप काम कर रहे हैं दोस्तों, टाटा स्टील में, तो ये सब निजी कंपनियां भी आती है दोस्तों संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। यदि आप किसी विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं या किसी महाविद्यालय में काम करते हैं दोस्तों, हालांकि अगर वो महाविद्यालय निजी है फिर भी उसे संगठित क्षेत्र माना जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत मुख्य तौर से आता है दोस्तों ठेकेदारी व्यवस्था। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों ठेकेदारी व्यवस्था, अर्थात यहां पर कार्य करने वाले कर्मचारी या मजदूरों का जो जॉब होता है दोस्तों वह नियमित व सुरक्षित नहीं होता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों सरकारी, पहला है दोस्तों सरकारी, दूसरा है दोस्तों, पहला है दोस्तों सरकारी क्षेत्र, दूसरा है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र। पहला है दोस्तों सरकारी क्षेत्र, दूसरा है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र, और तीसरा है दोस्तों पूर्णतः निजी क्षेत्र। देखिएगा दोस्तों इन तीनों में क्या डिफरेंस है। यदि किसी कार्य क्षेत्र में 100% भागीदारी सरकार की हो तो इसे कहते हैं दोस्तों सरकारी क्षेत्र। यहां पर संपूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है तथा सेवा भी दोस्तों सरकार देती है। सरकारी क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों डाकघर, इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब आते हैं दोस्तों सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों 51% की भागीदारी होती है सरकार की, जबकि 49% की भागीदारी दोस्तों होती है निजी क्षेत्रों की। तो इस प्रकार से स्वामित्व प्राप्त होता है दोस्तों भारत सरकार को ही या छत्तीसगढ़ या किसी राज्य के सरकार को ही दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र में 51% की भागीदारी होती है दोस्तों सरकार की, जबकि 49% की भागीदारी होती है दोस्तों निजी क्षेत्रों की। अर्थात यहां पर भी स्वामित्व प्राप्त होता है दोस्तों सरकार को और सेवा भी सरकार प्रदान करती है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आपकी सेल, भेल, गेल, आपकी ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सब है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जिसमें भारत सरकार का स्वामित्व है दोस्तों 51% का। निजी क्षेत्र जिसमें 100% स्वामित्व प्राप्त होता है दोस्तों किसी निजी व्यक्ति को, जैसे कि आपको ले सकते हो दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, जितने भी, या टाटा स्टील, ये जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों ये सब कहलाती है निजी क्षेत्र की कंपनियां, जिसका संपूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है निजी क्षेत्र को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दोस्तों हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है दोस्तों उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिएगा दोस्तों, पहला है दोस्तों उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर या कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को
तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है दोस्तों, जिसमें से पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें से पहला है दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को उत्पादन के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, जिसमें से पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है आपका दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, दूसरा है आपका दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है आपका दोस्तों तृतीयक क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को, जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में, जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है दोस्तों, पहला कृषि, अर्थात कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र। इसीलिए दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र, पहला है दोस्तों कृषि, दूसरा है दोस्तों पशुपालन, कृषि पशुपालन, तीसरा है दोस्तों आपका मत्स्य पालन, तीसरा है आपका दोस्तों मत्स्य पालन, चौथा है दोस्तों वानिकी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा है आपका दोस्तों वानिकी। ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट्री। यहां पर दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को यदि कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है तो इसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। ध्यान रखिए, खनन एवं उत्खनन जैसे पहले रखा जाता था दोस्तों इसको प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण में इसे रखा जाता है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि वर्तमान में खनन व उत्खनन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है, जैसे कि एनएमडीसी, सीएमडीसी, एचईसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओएनजीसी। देखिएगा, यह है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब यह होता है दोस्तों अर्थव्यवस्था का, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसा कि इसका एग्जांपल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल है दोस्तों खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। लेकिन ये एक अपवाद है दोस्तों, हमने इसको खनन एवं उत्खनन माइनिंग को पहले प्राथमिक क्षेत्र में ना रखकर द्वितीयक क्षेत्र में इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण में यह उद्योग का रूप धारण कर चुका है। दूसरा है आपका दोस्तों जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, इसका एग्जांपल है दोस्तों निर्माण। निर्माण का मतलब होता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन, निर्माण या कंस्ट्रक्शन, जिसके अंतर्गत हम लेते हैं दोस्तों बिल्डिंग निर्माण, जिसका मतलब है दोस्तों बिल्डिंग निर्माण या कह सकते हैं दोस्तों उद्योग का निर्माण। यदि किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है दोस्तों तो यह आएगा दोस्तों कंस्ट्रक्शन के रूप में या उद्योग निर्माण। यदि किसी उद्योग का निर्माण हो रहा है तो उसे कहते हैं दोस्तों निर्माण। इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों विनिर्माण, इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दोस्तों तो उसे कहते हैं विनिर्माण। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने उद्योग के लिए बिल्डिंग तो बना लिया, अब इस उद्योग के अंतर्गत आप वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, वस्त्र उद्योग, जैसे है दोस्तों वस्त्र उद्योग, जैसे कि है दोस्तों लौह एवं इस्पात उद्योग, जैसे कि आपका है दोस्तों साबुन उद्योग।
या जितने भी उद्योग है दोस्तों, ये सब कहलाएंगे आपके विनिर्माण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि वस्त्र उद्योग में कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है दोस्तों, कपास के माध्यम से, या दोस्तों हमें रेशम प्राप्त होता है जिससे हम रेशमी कपड़े बनाते हैं वस्त्र उद्योग में, यह भी हमें प्राप्त होता है दोस्तों कीट पालन, रेशम के कीट पालन द्वारा, अर्थात कृषि व या उससे संबंधित क्षेत्र के द्वारा। इसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों कीट पालन, जैसे कि रेशम के कीट पालन, रेशमी कीट के पालन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर यह आपका है दोस्तों साबुन उद्योग, साबुन उद्योग। तो यह सब आता है दोस्तों आपके विनिर्माण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों विद्युत, जैसे कि हमें विद्युत प्राप्त होता है दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा ये सब आता है दोस्तों, या हमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो विद्युत प्राप्त होता है सीएससीबी के द्वारा, ये आता है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि विद्युत, गैस, जैसे कि ओएनजीसी गैस प्राप्त होता है, जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब आईओसीएल के द्वारा गैस प्रदान किया जाता है दोस्तों, जैसे कि एलपीजी, विद्युत गैस व जल आपूर्ति, वह दोस्तों जल आपूर्ति, यह हमें प्रदान किया जाता है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, जल आपूर्ति को हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, हमने नदी का जो जल है वो हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ, लेकिन उसे हमने दोस्तों डैम बनाकर जल को रोका, बैराज के माध्यम से, नहर के माध्यम से होते हुए हमारे सिटी तक पेयजल की आपूर्ति होती है। तो जल की जो आपूर्ति होती है दोस्तों, इसे हमने द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों तृतीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के सेवाओं का सृजन किया जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर प्रोडक्ट के रूप में आता है दोस्तों सेवा। इसका एग्जांपल पकड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि बैंकिंग प्रणाली, जो आपका बैंकिंग प्रणाली है दोस्तों, यह आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। बीमा कंपनियां, बैंकिंग बीमा कंपनियां, यह आता है दोस्तों सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। आपका शिक्षा प्रणाली, शिक्षा, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, ये सब आता है दोस्तों शिक्षा अर्थात सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। चिकित्सा आपका है दोस्तों चिकित्सा, इसी में पकड़ना है दोस्तों पर्यटन, पर्यटन भी एक सेवा क्षेत्र है। परिवहन, परिवहन, संचार, परिवहन, उसके बाद है दोस्तों कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी है दोस्तों, जैसे कि जियो, आपका रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब आता है दोस्तों संचार के अंतर्गत। परिवहन, ओला, ये सब आता है दोस्तों आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। व्यापार व दोस्तों भंडारण, तो यह है दोस्तों सेवा के क्षेत्र, जिसमें आप सेवा के माध्यम से मूल्य का सृजन करते हैं दोस्तों, यह आता है आपका तृतीय क्षेत्र। यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नियोजन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिएगा दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल के तौर पर आपके उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं दोस्तों कृषि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं दोस्तों कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में हमने लिया दोस्तों एग्जांपल कृषि का। कृषि के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ दोस्तों उत्पाद कपास, हमें कपास प्राप्त हुआ। द्वितीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र, यह है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में इस कपास से बनाया गया दोस्तों
वस्त्र, तो ये है दोस्तों वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग जो आएगा दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। कपास, कृषि से हमें कपास प्राप्त हुआ। वस्त्र उद्योग, जिसने क्या किया, इसका वस्त्र बनाया। इसके बाद तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों अब इस वस्त्र को बेचा जाएगा, अर्थात शॉप के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात दुकान के माध्यम से दोस्तों इस वस्त्र को सेवा के माध्यम से, दुकान एक सेवा है दोस्तों, दुकान के माध्यम से अब इस वस्त्र को दोस्तों बेचा जाएगा। तो ये आएगा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए ये कपास प्राप्त हुआ और कपास से यहां पर आपके किसी कंपनी ने, जैसे कि रेमंड कंपनी ने वस्त्र का निर्माण किया और रेमंड कंपनी के किसी वस्त्र को बिग बाजार में बेचा जा रहा है दोस्तों, तो यहां पर रेमंड कंपनी वस्त्र उद्योग है, जबकि बिग बाजार जो कि एक शॉप है दोस्तों, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अर्थात रेमंड कंपनी के वस्त्र को बिग बाजार में बेचा जा रहा है, तो बिग बाजार एक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है, जबकि रेमंड कंपनी जो कि वस्त्र उद्योग अर्थात द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं दोस्तों दूध, जो हमें पशुपालन से प्राप्त होता है दोस्तों, दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन कहलाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, जबकि दूध से दोस्तों जब मिठाई बनाया जाएगा तो ये मिठाई बनाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, और जब उस मिठाई को बेचा जाएगा दोस्तों तो ये कहलाएगा तृतीयक क्षेत्र। चलिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं नियोजन या रोजगार के आधार पर, नियोजन या रोजगार के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो नियोजन या रोजगार के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका संगठित, एक होता है आपका दोस्तों संगठित क्षेत्र, और दूसरा होता है आपका दोस्तों असंगठित क्षेत्र, दूसरा होता है दोस्तों आपका असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और दूसरा होता है दोस्तों असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब यह होता है दोस्तों ऐसा कोई भी क्षेत्र या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के द्वारा पंजीकृत किया गया हो, उसे कहते हैं दोस्तों संगठित क्षेत्र। अर्थात संगठित क्षेत्र में निजी कंपनियां भी आती है दोस्तों, अर्थात प्राइवेट कंपनियां भी आती है दोस्तों, और सरकारी कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी आती है। तो इसमें दोस्तों सरकार के द्वारा पंजीयन की आवश्यकता होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकार के द्वारा पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर दोस्तों पंजीयन की आवश्यकता, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा, इसमें कार्य संगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी कार्य करते हैं दोस्तों, यह नियमित, इनका जो जॉब होता है यह नियमित होता है तथा सुरक्षित होता है। इनका जॉब नियमित व दोस्तों सुरक्षित होता है। यहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का या मजदूरों का जो जॉब होता है दोस्तों, यह नियमित व सुरक्षित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में जॉब, कर्मचारियों का जॉब सुरक्षित व नियमित नहीं होता है, सुरक्षित व नियमित नहीं होता है, सुरक्षित व नियमित नहीं होता है दोस्तों, सुरक्षित व नियमित नहीं होता है दोस्तों। देखिएगा यहां पर संगठित क्षेत्र में आ सकते हैं दोस्तों किसी भी प्रकार की सरकारी कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, या आ सकता है इसमें गवर्नमेंट जॉब, आपका पब्लिक सेक्टर का जॉब या प्राइवेट सेक्टर का जॉब आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, यदि आप भारत सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं दोस्तों, अर्थात आपका जॉब सुरक्षित व नियमित है, अर्थात पंजीकृत है। जैसे कि आपका पकड़ सकते हैं दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, यदि आप सेल में काम करते हैं दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में सेल में काम करते हैं, तो भी आपका जॉब नियमित सुरक्षित है। यदि आप दोस्तों किसी निजी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस में काम करते हैं, तो यहां भी दोस्तों आपका जॉब सुरक्षित व नियमित माना जाता है। अर्थात कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी दोस्तों पंजीकृत होती है। लेकिन यदि कोई जॉब ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जो जॉब होते हैं यह नियमित व सुरक्षित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के मजदूरों या कर्मचारी को हम कहते हैं दोस्तों असंगठित मजदूर या असंगठित कर्मचारी। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों
स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के दोस्तों तीन क्षेत्र होते हैं। पहला होता है सरकारी क्षेत्र, पहला होता है दोस्तों सरकारी क्षेत्र, पहला है आपका सरकारी क्षेत्र। दूसरा होता है दोस्तों आपका सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। दूसरा होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र, और तीसरा होता है दोस्तों निजी क्षेत्र, तीसरा होता है दोस्तों निजी क्षेत्र। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकारी क्षेत्र में जो स्वामित्व होता है, यह स्वामित्व जो होता है दोस्तों, ये 100% सरकार के पास होता है, अर्थात यहां पर स्वामी होता है दोस्तों सरकार। इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, यदि सरकार के पास 100% स्वामित्व हो तथा सेवा जो प्रदान करे वह भी सरकार करे, तो यह कहलाता है दोस्तों सरकारी क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों भारतीय रेलवे, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों भारतीय रेलवे, जो पूर्णतः भारत सरकार की प्रॉपर्टी है दोस्तों, और इसका सेवा का लाभ भी भारत सरकार देती है। भारतीय रेलवे, जैसे कि आप ले सकते हो दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये सब है दोस्तों, इन सब में 100% स्वामित्व है दोस्तों भारत सरकार का। लेकिन ऐसे क्षेत्र जिसमें 51% का जो हिस्सेदारी हो वो सरकार की हो, व 49% की भागीदारी निजी कंपनियों की हो या निजी क्षेत्र की हो, तो यह कहलाता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। इसमें सेवा का लाभ देती है दोस्तों सरकार, अर्थात यहां पर सबसे ज्यादा शेयर होता है, हिस्सेदारी होती है सरकार के पास, अर्थात सेवा भी सरकार प्रदान करती है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है दोस्तों एनटीपीसी, एनएमडीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, नवरत्न कंपनियां या महारत्न कंपनियां, ये जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में 100% हिस्सेदारी होती है दोस्तों किसी निजी व्यक्ति की, इसलिए इसे कहते हैं दोस्तों निजी क्षेत्र। इसका एग्जांपल है दोस्तों टाटा स्टील, इसका एग्जांपल है दोस्तों टाटा स्टील, आपका टीसीएस इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, परसिस्टेंट, ये जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, ये सब है निजी क्षेत्र की कंपनियां। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था का विभाजन, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था का विभाजन। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था का विभाजन। देखिएगा अर्थव्यवस्था का विभाजन, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक, अर्थ व्यवस्था का विभाजन, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था का विभाजन, इसे हम दोस्तों 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। डिवीजन ऑफ इकोनॉमी को हम दोस्तों 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर बिंदु जिस पर हम डिस्कस करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों लाभ अर्जित करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों लाभ अर्जित करना। और यहां पर जो स्वामित्व होता है दोस्तों ये होता है निजी क्षेत्रों का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों लाभ का सृजन करना, लाभ अर्जित करना, और यहां पर स्वामित्व प्राप्त होता है दोस्तों निजी क्षेत्रों को। यह जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह अवधारणा है दोस्तों विकसित देशों की, यह अवधारणा है दोस्तों विकसित देशों की, यह अवधारणा है दोस्तों विकसित देशों की। और सबसे पहले विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश है दोस्तों, प्रथम देश जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है यह है दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह आपका है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका पहला देश था जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। वर्तमान में दोस्तों इसके कई देशों के उदाहरण है दोस्तों। आपका पहला तो हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपका ले सकते हैं स्विट्जरलैंड, अर्थात स्विट्जरलैंड पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। इसी प्रकार का है दोस्तों आपका जापान जिसने अपनाया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों समाज का कल्याण करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों समाज का कल्याण करना, अर्थात यहां पर दोस्तों एक कल्याणकारी संस्था की स्थापना करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों समाज का कल्याण करना, और यहां पर जो स्वामित्व प्राप्त होता है दोस्तों यह सार्वजनिक क्षेत्र को होता है। यहां पर स्वामित्व प्राप्त होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों को। इसकी अवधारणा होती है दोस्तों कल्याणकारी देशों की। कल्याणकारी देशों की अवधारणा होती है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, अर्थात यहां पर स्वामित्व प्राप्त होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों को। यह कल्याणकारी देशों की अवधारणा है। और सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू करने वाला देश है दोस्तों सोवियत संघ, जो आज टूटकर कई देशों में विभक्त हो गया है, जिसमें से सबसे बड़ा देश है आपका दोस्तों रूस। या हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पालन करने वाला पहला देश है दोस्तों सोवियत संघ या रूस। लेकिन वर्तमान में अभी कोई भी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता नहीं है। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है दोस्तों समाज कल्याण के साथ साथ निजी लाभ कमाना। समाज कल्याण करना व लाभ अर्जित करना। मिक्स्ड इकोनॉमी का उद्देश्य होता है दोस्तों समाज कल्याण के साथ साथ लाभ अर्जित करना, और यहां पर स्वामित्व होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ दोस्तों निजी क्षेत्र को, यहां पर स्वामित्व प्राप्त है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को। यह अवधारणा है दोस्तों विकासशील व अल्प विकसित देशों की अवधारणा है दोस्तों। अल्प विकसित देशों की अवधारणा है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम देश है दोस्तों आपका फ्रांस, और यह भारत की भी अवधारणा है दोस्तों। भारत, फ्रांस, आपका दक्षिण अफ्रीका, ये जितनी भी कंट्री है दोस्तों यह सब फॉलो करती है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। अब हम आगे देखने जा रहे हैं दोस्तों राजकीय आय, जिसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के बाद देखेंगे दोस्तों एनडीपी,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों